Hello everyone, today's our topic is ecological succession. Now what is ecological succession? It is defined as an orderly process of changes in the community structure and function with time mediated through modifications in the physical environment and ultimately culminating in a stabilized ecosystem known as climax. हम इकोलॉजिकल सक्सेशन को कैसे डिफ़ाइन कर रहे हैं? इसको हम डिफ़ाइन करते हैं ये एक वो प्रोसेस है जिसमें ऑर्डरली चेंजेस हो रही है. किस में चेंजेस हो रही है? इन द कम्युनिटी स्ट्रक्चर में एंड फंक्शन, लेकिन विद टाइम मीडिएटेड थ्रू मॉडिफिकेशंस. और उसमें क्या हो रही है? मॉडिफिकेशंस इन द फिजिकल एनवायरनमेंट और अल्टीमेटली क्या हो रहा है? एक स्टेबलाइज इकोसिस्टम फॉर्म हो रहा है, उसको हम बोलते हैं नोन एज क्लाइमेक्स. नाउ अब हम इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं. जो ये बायोटिक और इकोलॉजिकल सक्सेशन इज़ द नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ ए सीरीज ऑफ बायोटिक कम्युनिटीज़. जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है, इसमें क्या हो रहा है? नेचुरल डेवलपमेंट हो रही है एक सीरीज ऑफ बायोटिक कम्युनिटीज़ का एट द सेम साइट वन आफ्टर द अदर टिल ए क्लाइमेक्स कम्युनिटी डेवलप. इसमें क्या हो रहा है? बायोटिक कम्युनिटीज़ फॉर्म हो रही है एक सेम जगह पे, एक के बाद एक फॉर्मेशन हो रही है इन कम्युनिटीज़ की. तो वो तब तक कम्युनिटीज़ फॉर्म होती जब तक एक फाइनल एक स्टेबलाइज्ड क्लाइमेक्स कम्युनिटी डेवलप हो जाती है. नेक्स्ट क्या है? द फर्स्ट बायोटिक कम्युनिटी विच डेवलप इन बेयर एरिया इज़ कॉल्ड पायनियर कम्युनिटी. जो फर्स्ट बायोटिक कम्युनिटी इसमें डेवलप हो रही है उसको हम कहते हैं पायनियर कम्युनिटी. जो नेक्स्ट है, जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी इज़ स्टेबल सेल्फ perpetuating and final community that develops at the end of the biotic succession. और जो फाइनली जो बनती है, फाइनली जो स्टेबलाइज्ड इकोसिस्टम है, वो जो कम्युनिटी बनती है उसको हम क्लाइमेक्स कहते हैं. वो एक स्टेबल होती है, वो एक इनका क्या होता है? वो फाइनल कम्युनिटी इसमें बनती है इस बायोटिक सक्सेशन में. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द वेरियस बायोटिक कम्युनिटीज़ दैट डेवलप ड्यूरिंग बायोटिक सक्सेशन आर टर्म्ड एज सीरियल और ट्रांजिशनल कम्युनिटी. जो बहुत सारे जो ये कम्युनिटीज़ फॉर्म हो रही है इस बायोटिक सक्सेशन में, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम बोलते हैं ट्रांजिशनल कम्युनिटी. ठीक है ना, याद रखना, ट्रांजिशनल कम्युनिटी. नेक्स्ट है, इसका पॉइंट है कि जो entire sequence है, the entire sequence of development stages of biotic succession from pioneer to climax community is known as SEER. इसको हम क्या कहते हैं? जो पूरा सीक्वेंस है, जो डेवलपमेंटल स्टेजेस है फ्रॉम पायनियर टू क्लाइमेक्स कम्युनिटी, इसको हम SEER कहते हैं. ठीक है ना. द सीरीज ऑफ डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ बायोटिक सक्सेशन इन एन एरिड एरिया इज टर्म्ड एज ज़ीराग. अब जो डेवलपमेंट स्टेजेस में, यानी कि जहाँ पे डेवलपमेंट ये प्रोसेस होगा कहीं बायोटिक सक्सेशन किसी एरिड एरिया में होगा, उसको हम टर्म कहेंगे ज़ीराग. उसको हम बोलेंगे क्या? ज़ीराग है. द वेरियस स्टेजेस ऑफ बायोटिक सक्सेशन टेकिंग प्लेस इन वाटर बॉडी आर collectively termed as hydrosphere, while succession is known as hydrarch सक्सेशन. आपको पता है, अगर लैंड पे है उसको हम ज़ेराग कहेंगे, वाटर में होगा उस सक्सेशन को हम क्या कहेंगे? हाइड्रार्क. अब इसके टाइप्स है. जो ज़ेराग के हैं उसमें दो टाइप्स है, जैसे सक्सेशन ऑन लैंड हो गया लिथोस्फीयर, सक्सेशन ऑन सैंड हो गया सैमोस्फीयर. बट इसके और मेन पॉइंट्स है, जैसे मैंने बताया सक्सेशन इन ड्राई रीजन वो हमें पता है ज़ीरोस्फीयर है. सक्सेशन इन फ्रेश वाटर अगर हम बताएंगे, जहाँ पर फ्रेश वाटर में सक्सेशन हो रहा है उसको हम कहेंगे हाइड्रोस्फीयर. सक्सेशन इन सॉल्टी वाटर, सक्सेशन कहीं सॉल्टी वाटर में हो रहा है तो उसको हम कहेंगे हेलोस्फीयर. नाउ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं. इकोलॉजिकल सक्सेशन शोज सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स. जो इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है हम पढ़ते हैं वन बाय वन. नंबर वन इज़ ग्रेजुअल रिप्लेसमेंट फ्रॉम शॉर्ट लिव टू लॉन्ग लिव प्लांट. जो इकोलॉजिकल सक्सेशन में उसमें क्या जो पायनियर कम्युनिटी होगी वो शॉर्ट लिव्ड होगी एज़ कम्पेयर टू क्लाइमेक्स स्टेज. वो होंगे, वो ज़्यादा लॉन्ग लिव प्लांट्स होंगे. ठीक है ना, उनकी लाइफ लॉन्ग होगी एज़ कम्पेयर टू स्टेज फर्स्ट. नंबर टू, continuous change in community towards a state of stabilizing or complex. वही continuous change हो रही है, एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को रिप्लेस करती है, तब तक करती है जब तक क्लाइमेक्स फॉर्म नहीं होता है. नंबर थर्ड है इंक्रीजेज स्पीशीज
डाइवर्सिटी, बायोमास, निच स्पेशलाइजेशन, ह्यूमस कंटेंट। जो इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है उससे क्या होगा, स्पीशीज़ इंक्रीज़ हो रही है, उनकी डाइवर्सिटी, बायोमास इंक्रीज़ हो रहा है, निच की स्पेशलाइजेशन हो रही है, ह्यूमस कंटेंट बढ़ता है। और फोर्थ पॉइंट है डिक्रीजेस नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी और एनुअल यील्ड। नेट कम्युनिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, नेट कम्युनिटी की जो प्रोडक्टिविटी है ना वो डिक्रीज़ हो जाती है। फ्यूचर सीरियल कम्युनिटीज़ कैन बी प्रिडिक्टेड एज इट इज़ अ डायरेक्शनल प्रोसेस। हम पहले से ही बता सकते हैं कि कौन सी कम्युनिटी अब डेवलप्ड होगी, क्योंकि इट इज़ अ डायरेक्शनल प्रोसेस है, हम पहले से ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल पहले अगर किसी बेयर एरिया में पहले लाइकन्स है, लाइकन्स के बाद फिर मॉसेज है, मॉसेज के बाद ग्रास, ग्रास के बाद शर्ब, शर्ब के बाद हमें पता ही प्लांट ट्रीज आ जाएंगे, ठीक है ना, ये एक प्रिडिक्टेड है। Succession and evolution would have been a parallel process। जो ये सक्सेशन है, इवोल्यूशन, ये बिल्कुल ये क्या है, ये पैरेलल प्रोसेस है। डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन यूजुअली फोकसेस ऑन चेंजेस इन वेजिटेशन। जो मैं जो इकोलॉजिकल सक्सेशन पढ़ रहे हैं ये मेनली फोकस करता है सिर्फ किस पे, चेंजेस इन वेजिटेशन। वेजिटेशन के बेस पे जो चेंजेस हो रही हम उसी हिसाब से बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन हो रही। और ये इकोलॉजिकल सक्सेशन है, ये नहीं है कि ये आज हमने प्लांट ग्रो किया तो 2-4 दिन के बाद दूसरा ट्री हो जाएगा और दूसरे के बाद दूसरी कम्युनिटी आ जाएगा, नहीं, इट टेक्स 1000 ईयर्स, बहुत टाइम लगता है इसमें, ठीक है ना। मुझे लगता है ये सर्टेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स है आपको समझ आ गए होंगे। नाउ हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे। नाउ टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। नंबर 1 इज़ प्राइमरी सक्सेशन एंड नंबर 2 इज सेकेंडरी सक्सेशन। अब हम पहले पढ़ेंगे प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है। इट इज़ अ बायोटिक सक्सेशन दैट ऑकर्स ऑन ए प्रीवियसली स्टाइल और प्राइमरली बियर एरिया। यानी कि वो सक्सेशन है ये जहाँ पर क्या है, जो एरिया है वो पूरा क्या होना चाहिए, बियर होना चाहिए, यहाँ वहाँ पे पहले कभी वेजिटेशन उगी नहीं होनी चाहिए, हुआ ही नहीं होना चाहिए, कोई कम्युनिटी डेवलप ही नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, जो प्राइमरी सक्सेशन में। न्यूली एक्सपोज्ड सी फ्लोर, igneous rocks, sand dunes, new cooled lava sediments or newly submerged areas are some of the examples of primary bare area। इसके bare area के ये examples है। It is quite hostile to first life और पायनियर कम्युनिटी, ये तो पता है, ये जो बियर एरिया होगा इसमें जो क्या होगी, जो एनवायरनमेंट है ये हार्श होगी इनके लिए, ठीक है ना। यहाँ पे ये होस्टाइल होगी इनके लिए, क्योंकि ये इनको हेल्प इतना नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे उस पर ना उतना जो प्लांट्स को ग्रो करने के लिए उतने न्यूट्रिएंट्स नहीं है, उतनी वो क्या बोलते हैं एनवायरनमेंट उतना फेवर नहीं करता है, ठीक है ना। यानी कि जो प्राइमरी सक्सेशन है इट इज़ जो ये एनवायरनमेंट इसके लिए क्वाइट होस्टाइल होता है। प्राइमरी सक्सेशन टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम, इट इज़ ऑफन 1000 to several thousand years। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि सक्सेशन ये नहीं कि आज और कल की बात है, इसमें बहुत टाइम लगता है, दैट इज़ इट टेक्स लगभग कितना लॉन्ग टाइम, इट टेक्स अबाउट 1000 to several thousand years। It is because soil which is essential for establishing a biotic community takes several hundred to several thousand years depending upon the substratum and climate। ये किसकी वजह से इनको इतना टाइम लग रहा है, पहले तो बायोटिक फैक्टर्स है, सॉइल पे डिपेंड कर रहे हैं, वो जो सबस्ट्रेटम है उस पर डिपेंड कर रहे हैं, सारे इन चीज़ों पे जब तक वो क्लाइमेक्स तक पहुंचती है, ठीक है ना। इन शॉर्ट जो प्राइमरी सक्सेशन है इसमें बहुत टाइम लगता है। नंबर 2 है इट इज़ सेकेंडरी सक्सेशन। इट इज़ अ बायोटिक सक्सेशन दैट ऑकर्स इन एन एरिया विच बिकम सेकेंडरीली बेयर ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द कम्युनिटी प्रीवियसली प्रेजेंट देयर, दैट वाज प्रीवियसली प्रेजेंट देयर। यानी कि ये वो बायोटिक सक्सेशन है जहाँ उस एरिया में ये हो रही है जहाँ पे पहले से ही मतलब पहले कोई वेजिटेशन थी, उसके बाद वो डिस्ट्रक्शन हो गए या उस कम्युनिटी की उनमें बहुत सारे टाइप से किन वजहों से उसका डिस्ट्रक्ट हो गया, उसके बाद जो मतलब बायोटिक कम्युनिटी आ रहा है उसको हम सेकेंडरी सक्सेशन में कहते हैं। अब जो डिस्ट्रक्शन होती है वो कैसे किन फैक्टर्स पे डिपेंड होती है, जैसे फॉर एग्जांपल है फॉरेस्ट फायर है। नंबर 2 है सबमर्ज्ड बाय मेजर फ्लड्स है, recently cleared area to left to itself, yeah, harvest crop fields left cultivated for several years, heavily overgrazed area left to itself, landslide or earthquake, severe drought for successive years। ये हो गया कि मतलब वहाँ पर पहले प्राइमरीली पहले था वेजिटेशन थी, कम्युनिटी थी, बट
कुछ कारणों की वजह से या कुछ वजहों से वो डिस्ट्रक्ट हो गई, और उसके बाद जो दूसरी मतलब कम्युनिटी जब फिर से इस्टेब्लिश होगी, सक्सेशन होगा, उसको हम कहेंगे सेकेंडरी सक्सेशन। द सेकेंडरी बेड एरिया हैज़ अ बिल्ट इन सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, इट इज़ बायोलॉजिकल फर्टाइल सो दैट सक्सेशन इज़ कम्प्लीटेड क्विकली। ये अब जब दोबारा इसमें मतलब सक्सेशन इस एरिया में होगा, ये क्वाइट पहले से फर्टाइल होगी, ठीक है ना, और यहाँ पे सक्सेशन जल्दी कंप्लीट होगा। अंडरग्राउंड पार्ट्स, सम सीड्स, रेमिनेंट species and invaders quickly give rise to a new community as soon as conditions become favorable. The community undergoes a few serial changes and ultimately gives rise to climatic climax community। कहते हैं बहुत सारे इन्वेडर्स यानी कि सीड्स वीड्स कहीं से आएंगे, वो जब से ही जल्दी उसमें जर्मिनेट होंगे, मतलब एक नई कम्युनिटी फॉर्म करेगी, क्योंकि जो कंडीशंस है उनके लिए फेवरेबल है, क्योंकि उस पर पहले भी मतलब प्लांट्स ग्रो कर चुके हैं, यानी कि जो एनवायरनमेंट है वो इतना इनके लिए हॉस्टाइल नहीं होगा, इनके लिए फेवरेबल है, उस प्लांट कम्युनिटी के लिए फेवरेबल है, ठीक है ना। सेकेंडली सक्सेशन टेक्स 50 to 100 years टू कंप्लीट इन केस ऑफ ग्रासलैंड। और इसको कितना टाइम लगता है, इट टेक्स नियरली अबाउट 50 to 100 years किस में लगता है, ग्रासलैंड एरिया में सक्सेशन कंप्लीट होने में, और 100 to 100 years फॉर डेवलपमेंट ऑफ ए फॉरेस्ट। और अगर उसको फॉरेस्ट में डेवलपमेंट होना है तो उसको 100 से 200 years लगते हैं। द स्पीशीज दैट आर adapted to colonize newly distributed habitats are called fugitive species। जो स्पीशीज़ जो अडेप्ट करेंगे उस न्यूली डिस्ट्रीब्यूटेड हैबिटेट्स को, उनको हम कहेंगे फ्यूजिटिव स्पीशीज़। The early colonizers in secondary succession depend upon condition of soil, availability of water, presence of seeds and other propagules। ये तो आपको भी पता है, मतलब कहीं पर भी अगर कोई भी कम्युनिटी कहीं पर रहेगी, वो किस पे मेनली उनकी ग्रोथ किस पे होगी, वो ग्रो किस बेसिस पे करेंगे, उनके लिए फेवरेबल कंडीशंस होने हैं। जैसे यहाँ पे सॉइल होना चाहिए, वाटर होना चाहिए प्लांट्स के लिए, प्रेजेंस ऑफ यहाँ पे बताया है सीड्स होना चाहिए, यहाँ बहुत सारे, जिसकी वजह से वो कम्युनिटी डेवलप्ड होगी। अब इसके प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ सक्सेशन क्या है। अभी तक हमने डेफिनेशन पढ़ी, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, हमने टाइप्स पढ़े, अब हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ सक्सेशन। नंबर 1 पे आएगा नरेशन। इट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ एन एरिया विदाउट एनी लाइफ फॉर्म। इसका मतलब है कि ये क्या है, इट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ ए बियर एरिया में जो डेवलप हो रही है, जहाँ पहले कहीं पे लाइफ थी ही नहीं। द बियर एरिया may be caused due to landslide, volcanic eruption और due to drought। मतलब एक बियर एरिया डेवलपमेंट किसी जगह होगी, किसी मतलब कोई स्पीशीज़ बायोटिक कम्युनिटी कोई डेवलप होगी सबसे पहले किसी एरिया में जहाँ पे पहले कभी कोई कम्युनिटी मतलब हुई नहीं है ग्रो, ठीक है ना। तो उसको क्या कहेंगे, उस प्रोसेस में को नरेशन कहेंगे, कि जहाँ पे पहले कोई कम्युनिटी थी नहीं, या वो लैंड बियर थी, ठीक है ना। वो बियर किस वजह से थी, लैंडस्लाइड्स की वजह से, वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से, ड्रॉट की वजह से, ग्लेशियर्स की वजह से, फ्रॉस्ट की वजह से, और ड्यू टू ओवरग्रेजिंग, डिजीज़ आउटब्रेक की वजह से, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ की वजह से वो एरिया बियर थी, उसको हम कहेंगे नरेशन, ठीक है ना। फिर इन्वेजन। अब हमारे पास बियर एरिया है, उसको हम नरेशन कह रहे हैं, ठीक है ना। बियर एरिया है, अब उसमें इन्वेड होगा, क्या होगा, इट इज़ द सक्सेसफुल एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वन और मोर स्पीशीज ऑन ए बियर एरिया थ्रू डिस्पर्सल और माइग्रेशन फॉलोड बाय एक्सेसिस और एस्टैब्लिशमेंट। यही मैंने बताया, कोई बियर एरिया है, उसके ऊपर स्पीशीज़ आ गए, 1 या 2 स्पीशीज़ आ गए, और वहाँ पे यहाँ डिस्पर्सल से आ गए या माइग्रेशन से आ गए, फॉर किसके लिए आ गए, वो अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए। डिस्पर्सल ऑफ द सीड्स, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा इज़ बॉट अबाउट बाय विंड। अब ये जो स्पीशीज़ पहुंच गए हैं वहाँ पे, डिस्पर्स हो गए, वो किसके थ्रू हो गए, थ्रू विंड से, वाटर से, इंसेक्ट से और बर्ड से, ठीक है ना। देन द सीड्स जर्मिनेट एंड ग्रो ऑन द लैंड। अब डिस्पर्स हो गए, वहाँ पर स्पीशीज़ पहुँच गई है, फिर वो क्या करते हैं, उस बियर एरिया पे क्या करते हैं, वो जर्मिनेट करते हैं और ग्रो करने लगते हैं। एज ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन स्टार्ट, दीज पायनियर species increase in number and from groups or
एग्रीगेशंस, वही जैसे ये कहीं से बेयर एरिया पे ये सीड्स आ गए, डिस्पर्स होके आ गए, फिर ये अपने आप को वहाँ पर इस्टेब्लिश करते हैं, फिर वहाँ पर ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, कॉलोनाइज हो जाते हैं, ग्रुप्स बना देते हैं, ठीक है ना, एग्रीगेशंस में आ जाते हैं, ठीक है ना। नंबर थर्ड इज़ कंपटीशन, ठीक है। एक बेयर एरिया था, नरेशन वो बेयर एरिया पे दिखाया कि बेयर एरिया थे, उसके ऊपर डेवलपमेंट होने वाले वो जो स्पीशीज़ वहाँ आ जाएंगे तो उनको हम बोलेंगे इन्वेड करके आ गए, स्पीशीज़ भी आ गए, उस पर उग भी गए, अपने आप को एस्टैब्लिश भी किया। नाउ फिर वहाँ क्या होगा, कंपटीशन एंड कोएक्शन। As a member of the individual grow, there is competition both interspecific and intraspecific for space, water and nutrition. दे इन्फ्लुएंस ईच अदर इन ए नंबर ऑफ वेज नोन एज कोएक्शन। जैसे वो स्पीशीज़ आ गए, वो इंडिविजुअल ग्रो हो रहे हैं, वहाँ कंपटीशन बढ़ेगी फूड वाटर के लिए, अपने न्यूट्रिएंट्स जो उनको चाहिए, प्लांट मतलब उनके आपस में भी कंपटीशन हो जाएगा, अपनी स्पीशीज़ में या डिफरेंट स्पीशीज उनके बीच में कंपटीशन हो जाएगा, और उसी को जो ये कंपटीशन में एक दूसरे को वो इन्फ्लुएंस करेंगे, उसको कहेंगे हम कोएक्शन। अब ये है नंबर 4 रिएक्शन। कंपटीशन है, कोएक्शन है, नाउ रिएक्शन। द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, यूज वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सबस्ट्रेट एंड इन turn they have a strong influence on the environment which is modified to a large extent and this is known as reaction। अब जो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म उसमें ग्रो कर रहे हैं, वाटर ले रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, तो उसके बाद बदले में वो क्या करते हैं, मतलब वो ग्रो तो करें लेकिन वो क्या करें, इंटरनली वो उस एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करते हैं, ठीक है ना। कभी कभी वो इतना ज़्यादा एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कर दें कि जो इतना मॉडिफाई एनवायरनमेंट हो जाता है कि वो खुद उसमें रह नहीं पाते हैं, कि जो दूसरी स्पीशीज़ वहाँ आके इन्वेड करके वो अपने आप को अच्छे से एस्टैब्लिश कर देती है। The modifications are very often such that they become unsuitable for the existing species and favor some new species which replace them. Thus, reaction leads to several serial communities. Now, stabilization. The succession ultimately culminates in a more or less stable community called climax. Lastly, जब plants भी आ गए, मतलब कंपटीशन भी हो गया, रिएक्शन भी आ गया, अब लास्टली जो प्लांट्स आ गए हैं, एग्जिस्ट हो गए, वहाँ पर लास्टली में क्या हो जाता है, धीरे धीरे वो जो बायोटिक कम्युनिटी वो स्टेबलाइज हो जाती है, स्टेबलाइजेशन आती है, यानी कि एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी फॉर्म हो जाती है which is in equilibrium with the environment. The climax community are characterized by maximum biomass and symbiotic linkages between organism and are maintained quite efficiently per unit of an available energy. Now अब हम पढ़ेंगे सक्सेशन इन जीरो सेल। अब आपने प्रोसेस पढ़ा, टाइप्स पढ़े हैं, अब उसके स्टेजेस है। अब जीरो सेल में कैसे बायोटिक सक्सेशन होती है वो हम पढ़ेंगे। यहाँ पे दिखाया, पहले एक बेयर एरिया पे लाइकन स्टेज दिखाया कि बेयर एरिया पे लाइकन्स आते हैं, फोलियस है, क्रस्टोस है, वो लाइकन आते हैं और उस पर ग्रो करने लगते हैं, ठीक है ना। जैसे वो ग्रो करते हैं थोड़ा बहुत, तो वो अपनी वो सबस्ट्रेटम उस रॉक के ऊपर इतना बना लेते हैं कि उसके बाद मॉसेस आके इन्वेड करते हैं, मॉसेस ग्रो करने लगते हैं, वो इतना बना देते हैं कि मॉसेस आके उस पर ग्रो करने लगते हैं। फिर मॉस स्टेज आ जाती है। मॉस स्टेज होने के बाद मॉसेस ग्रो करते हैं, वो भी ह्यूमस प्रोड्यूस करते हैं, उनके जो राइजोम्स हैं वो उसमें आ जाते हैं, और जो उनके राइजोइड्स है, सॉरी राइजोम नहीं, राइजोइड्स है, वो पेनिट्रेट करते हैं रॉक्स में, और वो लाइकन्स को शेड आउट करते हैं, और साथ में क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा सॉइल को एक्यूमुलेट करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को एक्यूमुलेट करते हैं, जिसकी वजह से एनुअल जो ग्रासेस हैं वो ग्रास स्टेज आ जाती है, वो ग्रासेस ग्रो करने लगती है। फिर वहाँ पे फिर उन ग्रासेस क्या करते हैं, वो काम क्या करते हैं, वो उनके रूट्स कॉज फ्रेगमेंटेशन ऑफ द रॉक, क्रिएटिंग मोर सॉइल, ह्यूमस एंड मॉइस्चर। उसके बाद क्या होता है, पेरिनियल ग्रास स्टेज आ जाती है। एनुअल grasses are placed by perennial grasses due to increase in moisture and soil in the rock crevices, ठीक है ना। उसके बाद जो perennial grasses हैं उनके have runners and rhizomes which rapidly spread the grasses, ठीक है ना। लाइकन्स के बाद मॉसेस आ गए, मॉसेस के बाद एनुअल ग्रास आ गए, वो इतना ह्यूमस बना देते हैं उस रॉक पे, उस इतना सॉइल फॉर्मेशन हो जाती है कि ग्रास स्टेज आ जाती है। फिर ग्रास स्टेज के बाद शर्ब स्टेज आती है, फिर वहाँ पे शर्ब्स डेवलप होने लगते हैं,
फॉर एग्ज़ाम्पल है वो कैप्रिस है, रस है, रूबस, ये एग्ज़ाम्पल, ये श्रब्स है, ये वहाँ पे आते हैं और उस एरिया में और सॉइल को ह्यूमस और मॉइस्ट कर देते हैं। और धीरे 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 फिर जो लास्ट स्टेज आती है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी आती है, उसमें उस एरिया में क्या हो जाती है, फॉर्मेशन ऑफ हार्डी लाइट डिमांडिंग स्मॉल ट्रीज़ पहले इन्वेड करती है, धीरे 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 ये वहाँ पे ट्रीज़ ग्रो करने लग जाते हैं और जो ट्रीज़ बन जाते हैं, ये इनका क्लाइमेक्स क्या है, कम्युनिटी है। यहाँ पर पहले मैंने दिखाया हुआ है पायनीर कम्युनिटी में लाइकन्स आएंगे, लाइकन्स और जो क्लाइमेक्स में ट्रीज़ आएंगे और जो बीच में जो ये कम्युनिटीज़ है ये सीरियल कम्युनिटी है। ठीक है ना, आपको समझ है ना। सक्सेशन ऑफ जीरो से में पहले लाइकन्स आते हैं, लाइकन्स को फिर मॉस रिप्लेस करता है, फिर एनुअल ग्रासेस मॉस को रिप्लेस करते हैं, फिर वैसे ही पेरेनियल ग्रासेस आते हैं, पेरेनियल ग्रासेस को श्रब्स कर देते हैं रिप्लेस, और लास्टली में क्लाइमेक्स स्टेज आती है, कम्युनिटी बनती है, दैट आर ट्रीज़। नाउ इट इज़ सक्सेशन इन हाइड्रोसेयर। सक्सेशन ऑफ हाइड्रोसेयर वो कहीं पर भी होगा जहाँ वाटर है, फॉर एग्जांपल इन लेक, लेक में हम ये पढ़ेंगे सक्सेशन हाइड्रोसेयर क्या है। लेक में जो होगी फ्रेशली न्यूली फॉर्म्ड लेक होगा, उसमें सबसे पहले जो पायनियर कम्युनिटी होगा दैट इज़ फाइटोप्लैंक्टन, फिर उसके बाद फाइटोप्लैंक्टन है और यहाँ जूप्लैंक्टन होंगे, वो वाटर में होंगे। जब वो डेड होके वो नीचे वाटर में सेटल हो जाएंगे और ह्यूमस तो बना ही देंगे, वहाँ पे फिर सबमर्ज स्टेज आ जाएगी, तो वो प्लांट्स ग्रो करेंगे जो वाटर के अंदर होंगे। फिर धीरे धीरे थर्ड स्टेज आएगी फ्लोटिंग स्टेज, उसमें जो प्लांट्स होंगे वो उस पर ग्रो तो करेंगे उसमें वाटर के अंदर, लेकिन जो उनके लीव्स होंगे वो बाहर फ्लोट करेंगे और धीरे धीरे ये डेप्थ भी उसकी लेवल जो वाटर की जो डेप्थ होगी लेक की वो कम कम होती जाएगी। फिर रीड स्वैम्प स्टेज आएगी, उसमें क्या है, रीड स्वैम्प स्टेज में रूटवुड प्लांट्स विद इमरजेंट लीव्स आ जाएंगे, उनको हम कहते हैं रीड्स, और वो बहुत जल्दी कॉलोनाइज कर देते हैं, वो भी कॉलोनाइज करते हैं इसको पॉन्ड को या लेक को, और धीरे धीरे फॉर्मेशन किसके लिए करते हैं तैयार, आगे नेक्स्ट जो कम्युनिटी है उसके लिए फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं ह्यूमस। फिर जो उसकी नेक्स्ट कम्युनिटी है दैट इज़ मार्श मीडो स्टेज। फिर मार्श मीडो स्टेज हो जाती है, वहाँ पे वाटर की डेप्थ बिल्कुल कम हो जाती है, दैट इज़ जस्ट 2 to 4 इंच। फिर जो सॉइल है वो बहुत मार्शी होती है और सिर्फ मार्शी प्लांट्स वहाँ पर ग्रो करने लगते हैं, और धीरे धीरे जो है जो ये मार्शी प्लांट्स है ये बहुत ज़्यादा जो वाटर को ट्रांसपायर करते हैं और जिसकी वजह से जो रिड्यूस करते हैं ये वाटर लॉजिंग। और फिर धीरे धीरे फिर नेक्स्ट स्टेज आ जाती है दैट इज़ वुडलैंड स्टेज और श्रब स्टेज। इट कंसिस्ट ऑफ श्रब्स एंड स्मॉल ट्रीज विच कैन टॉलरेट ब्राइट सनलाइट एंड वाटर लॉज्ड कंडीशंस। उसके बाद जो ये वुडलैंड स्टेज है, द वुडलैंड स्टेज लोवर्स वाटर टेबल। उसके बाद जो वुडलैंड स्टेज के बाद नेक्स्ट जो मतलब आता है फाइनल स्टेज दैट इज़ क्लाइमेक्स फॉरेस्ट, क्लाइमेक्स कम्युनिटी आती है। फिर वहाँ पे धीरे धीरे जो प्लांट्स है जो ये बन गए हैं धीरे धीरे फाइनल स्टेज इसमें आ जाती है, कॉलोनाइजेशन होती है उन प्लांट्स की, ये प्लांट्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फॉरेस्ट में। फॉर एग्जांपल विलो, ओक एंड एश ट्रीज़ में ये डेवलप हो जाते हैं, यानी कि इनका क्लाइमेक्स कम्युनिटी फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है ना। नंबर 1 पे था जो इनका पायनियर कम्युनिटी है दैट इज़ फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, एंड जो लास्ट है जो फाइनल स्टेज इसकी बन जाती है इसमें हाइड्रोसेयर में दैट इज़ क्लाइमेक्स फॉरेस्ट, उसको हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी भी कहते हैं। जो बीच में जितने भी स्टेजेस है, सबमर्ज्ड है, फ्लोटिंग है, रीड स्वैम्प स्टेज है, मार्शमेलो, वुडलैंड श्रब स्टेज, ये सारा क्या आ जाएगा सीरियल कम्युनिटी में। आई थिंक आपको आज जितना मैंने समझा वो आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।